मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का कबाड़ बेचकर खूब पैसा कमाया, लेकिन खरीदारों को मुझसे कोई जलन नहीं थी। उल्टे उन्होंने मुझे दाम और बढ़ाने की सलाह दी। अखबारों की सुर्खियों में मुझे टॉप 10 युवा दानवीरों में गिना गया, जबकि मैं 50 लाख के कर्ज में डूबा एक दिवालिया मालिक था। लेकिन कर्जदारों से भागते हुए अचानक मेरी किस्मत जाग गई। सुपर फैक्ट्री सिस्टम मिला, लगा कि अब जिंदगी संवर जाएगी, पर सिस्टम का स्टार्टर पैक ही 23 करोड़ की पूंजी मांग रहा था। तब एक ख्याल आया, अगर महंगी चीजें नहीं बना सकता तो सस्ता सामान क्यों नहीं। सिस्टम में डिलीट आइकॉन देखकर एक तरकीब सूझी। मैंने फीचर्स काट दिए, अब वक्त बर्बाद नहीं करना था। सबसे जरूरी था प्रोसेसर की लागत कम करना। ओरिजिनल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 था। यह बहुत महंगा है, इसे नहीं ले सकता, इसे किसी सस्ते चिप से बदलो। मैंने सप्लायर की लिस्ट चेक की। लो एंड स्नैपड्रैगन 100 स्टॉक में था। 4 साल पुराना मिड रेंज मॉडल, पर यह भी $100 से ऊपर था। अब भी महंगा है, इससे भी सस्ता मीडियाटेक चिप लगाओ, इससे लागत आधे से भी कम हो जाएगी। ओरिजिनल स्क्रीन का रेजोल्यूशन बहुत हाई था, सिर्फ उस स्क्रीन की कीमत ही $2000 थी। उसे तो हटाना ही होगा। मैंने लिस्ट को कीमत के हिसाब से सॉर्ट किया, तभी मुझे एक पुराना 7 वाला बड़ा स्क्रीन दिखा। खास बात यह कि वह सिर्फ $40 का था। क्लियरेंस स्टॉक था वो। बाकियों के लिए तो वो कूड़ा था, पर मेरे लिए सस्ता था। और वो महंगे स्टीरियो स्पीकर, हमें उनकी क्या जरूरत। सस्ते फोन का बड़ा स्पीकर भी काफी है। 8 जीबी रैम, 5 जीबी स्टोरेज बहुत ज्यादा है, इसे आधा कर दो। आधा और करो 3 जीबी रैम और 20 जीबी स्टोरेज। यह सिर्फ $20 का पड़ेगा। मेगापिक्सल कैमरा, 5G मॉड्यूल, अलॉय शेल, सबको हटाओ। इन सबको काट दिया। क्या ये नया टैबलेट मॉडल नहीं बना? शेल के लिए महंगा अलॉय नहीं ले सकता, मिलते जुलते साइज के दूसरे शेल ढूंढने होंगे। क्योंकि मोल्ड का खर्चा नहीं उठा सकता, तो हमें दूसरों का ओवरस्टॉक देखना होगा। खोजने पर एक मिल गया, 5 साल पुराने किसी बड़े ब्रांड के टैबलेट का मेटल फिनिश शेल। सप्लायर ने $20 का दाम बताया। इन सब सामानों के साथ सिस्टम ने सब कुछ खुद ऑप्टिमाइज कर लिया, ताकि बदलाव के बाद भी यह एक नॉर्मल टैबलेट की तरह चले। हिसाब लगाने पर इस मॉडिफाइड सैमसंग S8 की लागत मात्र सोचते ही युआन आई। यकीन करना मुश्किल है, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। दाम 100 से ऊपर गया तो नमू जैसा असर नहीं पड़ेगा। 9 नई युआन यानी किफायती रेंज। 100 युआन मतलब महंगा टैबलेट, शिपिंग और रिबेट जोड़ें तो छरतोस की लागत बहुत ज्यादा है। मुनाफे के बिना सिस्टम की शर्तें पूरी नहीं होंगी, लागत और कम करनी होगी। पर मैंने देखा, कंपोनेंट्स में कुछ और काटना मुमकिन नहीं था, तो अब सप्लायर से मोल भाव करना होगा। भाई साहब, वो 720p वाली स्क्रीन का बैच अभी भी है क्या? स्टॉक कम है। मैं सारा स्टॉक ले लूंगा, थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है। मैं छोटे मेमोरी कार्ड्स का एक बड़ा ऑर्डर दे रहा हूं। सस्ता चाहिए, कम से कम 5000 पीस। फिर मैंने एक फोन कॉल की। टैबलेट की लागत को घटाकर 29 युआन पर ले आया। इसमें टैक्स और पैकिंग की मजदूरी भी शामिल है। रिटेल दाम 9 युआन रखा। नुकसान निकालने के बाद भी हर यूनिट पर 10 युआन का मुनाफा है। अब 5 लाख युआन से रॉ मटेरियल खरीद लिया। कुल 100,000 मॉडिफाइड टैबलेट बन सकते थे। अगर जल्दी बिक जाएं तो सिस्टम में पॉइंट्स मिलेंगे और कैश फ्लो बढ़ेगा। इससे एक पॉजिटिव साइकिल बन जाएगी। सप्लायर का सामान आते ही मैंने ब्लूप्रिंट वर्कशॉप को दिए और काम शुरू करवा दिया। टैबलेट के लिए छपी हुई पैकिंग चाहिए थी, एक नाम और लोगो चाहिए था। मैंने नाम रखा BIDZ वे टैबलेट। जेड मतलब सबसे सस्ता विकल्प। पैकेजिंग का डिजाइन सिस्टम ने खुद ही बना लिया। मुझे ये काफी अच्छा लगा, तो मैंने वही फाइनल किया और प्रिंटिंग के लिए भेज दिया। खैर, BIDZ वे टैबलेट सिर्फ एक दिन में कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन तक आ गया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोपहर में पैकिंग का पहला बैच आते ही असेंबली शुरू हुई। हमारी फैक्ट्री की लाइन काफी पुरानी थी, पर पुराने होने का भी अपना फायदा है। बड़ी कंपनियों की ऑटोमेटेड लाइनें सिर्फ तय मॉडल्स के लिए होती हैं, लेकिन 2000 के दशक की ये पुरानी लाइन किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स जोड़ सकती थी। नुकसान ये था कि काम धीमा था और कारीगरों की जिम्मेदारी पर निर्भर था। कई चरणों में कर्मचारियों को खुद टांके लगाने और पेंच कसने पड़ते थे। जरा सी चूक हुई तो खराबी बढ़ सकती थी, पर हमारी फैक्ट्री के वर्कर पुराने और वफादार थे, तो अनुभव की तो वहां कोई कमी नहीं थी। जैसे ही पार्ट्स आए, टैबलेट्स लाइन से तैयार होने लगे। हम रोजाना 1000 से ज्यादा यूनिट्स बना सकते थे, बेहतरीन क्वालिटी के साथ। आखिरकार मुझे अपना तैयार प्रोडक्ट मिल ही गया। पहला टैबलेट वजन में भारी था, क्योंकि शेल पुरानी तकनीक वाला था, इसीलिए वह स्लिम और हल्का नहीं हो सकता था। सारे जरूरी फंक्शन थे, वीडियो, म्यूजिक, कैजुअल गेम सब बढ़िया चल रहे थे, क्योंकि बेसिक ब्लूप्रिंट 9000 वाले टैबलेट का था। तो कतर ब्योंत के बाद भी सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन से यह सैमसंग S8 जैसी मजबूती रखता था। यह सामान्य इस्तेमाल में काफी स्मूथ है। यह बाजार के सस्ते टैबलेट से कहीं बेहतर था। अब बारी थी सेल्स की। मैंने अपने पुराने डीलर को फोन किया, पर टैबलेट की स्पेसिफिकेशन देखते ही उसने नाक भौं सिकोड़ ली। ये तो कई साल पुराना स्टॉक है, अब इसका दौर बीत चुका है। इसे सेकंड हैंड मार्केट में बेचो, हम सिर्फ नए आइटम बेचते हैं। मुझे ये बात चुभ गई।
भले ही इसके पुर्जे पुराने मॉडल के हैं, पर हैं तो सब एकदम नए। हर कोई स्टारबक्स में बैठकर मैकबुक इस्तेमाल नहीं करता। बहुत से लोगों को असल में ऐसे सस्ते टैबलेट की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूटर ने मना किया तो खुद रिटेल में उतरना पड़ा। मैंने ताबाओ और पिंडोडुओ पर दुकानें खोली, पर ट्रैफिक के लिए पैसे नहीं थे। नतीजा, कोई खरीदार नहीं था। अब इकलौता रास्ता था दाउइन पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बेचना। बिक्री के लिए यही सबसे आधुनिक तरीका था। उसी दोपहर मैंने फैक्ट्री से ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। नोट का टैबलेट घर तक मुफ्त डिलीवरी, 1 साल की वारंटी और असली मैन्युफैक्चरर से। सीमित स्टॉक, जल्दी ऑर्डर करें। मैं दिखावे में नहीं, सीधे अपनी सबसे बड़ी खूबी यानी कम कीमत पर जोर दे रहा था। लाइव में टैबलेट तो चल रहा था, पर नए चैनल पर कोई दर्शक नहीं थे। और जब सुना कि नमना का टैबलेट है तो लोग हंसने लगे। धोखेबाज व्यापारियों ने ग्राहकों का भरोसा तोड़ दिया था। तो इतने सस्ते टैबलेट को देखकर लोग उसे स्कैम समझने लगे। पर अपवाद हर जगह होते हैं। इसी वक्त उत्तर पश्चिम के पहाड़ों की गहराई में शर्ली नाम का एक गांव था। वहां की एक ग्रामीण जीन शाओ ने अचानक झोउ यांग का लाइव देख लिया। शर्ली गांव बहुत दूर और कटा हुआ था। वहां पहुंचने का रास्ता पथरीला था। वहां के लोगों की आय कम थी। ज्यादातर परिवार गरीबी में जी रहे थे। औसत मासिक आय 1000 युआन से भी कम थी। जीन शाओ शर्ली गांव की ही रहने वाली थी। बड़ी होकर उसने अपने ही गांव के एक लड़के से शादी कर ली। अब उसके माता पिता इतने बूढ़े हो गए हैं कि काम नहीं कर सकते। 9 साल की बेटी को पालने की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है और साथ ही उसे अपने बीमार माता पिता की भी देखभाल करनी पड़ती है। वह बस खेती और मुर्गी बत्तख पालन करके बमुश्किल अपना गुजारा कर पाती है। दोपहर का वक्त था। जियान शाओ खेतों में काम खत्म करके वापस लौट रही थी। उसे जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह पानी मांगने के लिए गांव के मुखिया के घर गई। वहां उसने मुखिया की पत्नी को लाइव स्ट्रीम देखते हुए देखा। जियान शाओ की बेटी शाओ तीसरी कक्षा में पढ़ती है। महामारी की वजह से अब उसे अक्सर घर से ही ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है। लेकिन जियान शाओ एक महंगा टैबलेट नहीं खरीद सकती, इसलिए उसकी बेटी को क्लास के लिए हर दिन मीलों पैदल चलना पड़ता है, ताकि वह अपनी सहपाठी का टैबलेट उधार लेकर पढ़ाई कर सके। कई बार उसकी बेटी उसे हसरत भरी नजरों से देखकर कहती है कि उसे भी अपना एक टैबलेट चाहिए। शाओ अब और नहीं चाहती कि वह सिर्फ एक छोटी स्टूल पर बैठकर दूसरों का टैबलेट देखती रहे, जबकि उसकी बाकी सहपाठी सामने रखे अपने टैबलेट्स पर जवाब दे रही होती हैं। दुर्भाग्य से इन लाइव स्ट्रीम्स में 1000 युआन से कम कीमत वाले टैबलेट्स मिलना मुश्किल है। ज्यादातर टैबलेट 2 या 3000 युआन के हैं। उसके लिए इतने पैसे जुटाना नामुमकिन था। जैसे ही जियान शाओ ने आह भरी, मुखिया की पत्नी ने स्क्रॉल करके एक और नया लाइव स्ट्रीम चालू कर दिया। होस्ट बाइट Z1 टैबलेट बेच रहा था। मुफ्त डिलीवरी 99 युआन में घर तक। 99 युआन का टैबलेट सुनकर जियान शाओ को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुखिया की पत्नी को भी ऑनलाइन शॉपिंग का ज्यादा तजुर्बा नहीं था। उसने बिना सोचे कहा कि यह जरूर कोई सस्ता लोकल ब्रांड होगा, है ना। जियान शाओ ने उत्साह से पूछा, क्या आप मेरे लिए यह टैबलेट मंगवा सकती हैं? मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। मैंने कल कुछ अंडे बेचे थे और बड़ी मुश्किल से 100 युआन जोड़े हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ। मुखिया की पत्नी ने शॉपिंग कार्ट पर क्लिक किया और ऑर्डर प्लेस कर दिया। मेरी लाइव स्ट्रीम पर मुझे एक बेहद हौसला बढ़ाने वाला मैसेज मिला। आपके बाइट Z1 टैबलेट की पहली बिक्री हो गई है। यह 0 से 1 तक का बड़ा सफर था। कहते हैं ना, पहली सीढ़ी चढ़ना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे सब आसान हो जाता है। आज ही शिपमेंट निकल जाएगी। इस पर 7 दिन की बिना किसी सवाल वाली रिटर्न पॉलिसी भी है। मैंने खरीदार को कुछ संदेश भेजे, पर कोई जवाब नहीं आया। शायद उन्हें 99 युआन के टैबलेट की कोई उम्मीद नहीं है और उन्होंने बस खेल खेल में खरीद लिया होगा। आप बस एक नया टैबलेट बक्से में पैक कर दीजिए। शाम को काम खत्म होने पर कुरियर को फोन कर देना। उस दोपहर मैंने कुल 12-13 टैबलेट बेच लिए थे। काफी अच्छी शुरुआत थी, इसलिए मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में और मेहनत करने का फैसला किया। लेकिन रात तक मेरा गला बैठ गया, इसलिए मैंने एक सेल वीडियो एडिट किया और अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपनी शॉप का डैशबोर्ड देखा। वहां Z1 टैबलेट के 300 से ज्यादा ऑर्डर आ चुके थे। आंकड़े वाकई में शानदार थे। उसी समय शेंजेन के एक पॉश इलाके में मशहूर स्ट्रीमर भाईजाई लाइव थे। भाईजाई का एक अनोखा शो होता है, बाजार में मिलने वाले अजीबोगरीब इलेक्ट्रॉनिक्स की अनबॉक्सिंग करना। पिछली बार उन्होंने 998 युआन का एक फोल्डेबल फोन अनबॉक्स किया था। 2-4 बार मोड़ने के बाद ही उसकी स्क्रीन बीच से टूट गई। कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने साथ में 500 नंबर वाली ग्लू की एक ट्यूब भी दी थी। वह शायद इसीलिए दी गई थी। स्ट्रीम देख रहे लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वह अनबॉक्सिंग सुपरहिट रही थी। इस बार भाईजाई कुछ और ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने फोन से शॉपिंग एप्स पर मजेदार प्रोडक्ट्स की तलाश शुरू की। और वाकई में मेरा टैबलेट उनकी नजर में आ ही गया। 99 युआन और असली होने की गारंटी। अगर नकली निकला तो 10 गुना पैसा वापस। भाईजाई ठाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने नीचे स्क्रॉल किया तो पता चला कि यह शेंजेन की ही कोई लोकल कंपनी है। उन्होंने बिना सोचे समझे ऑर्डर दे दिया।
उन्होंने सामान पिक करने के लिए उसी शहर के कुरियर को बुला लिया। व्हाइट एम्परर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में मेरे फोन पर ऑर्डर आने की टोन बजी। ये क्या है? पिनोडू स्टोर से भी एक ऑर्डर आ गया और खरीदार ने घर से ही पिकअप मांगा था। मैंने हामी भर दी और उन्हें फैक्ट्री का पता भेज दिया। कुछ ही देर में कुरियर वाला सामान लेने आ गया। 1 घंटे बाद भाईजाई को Z1 का पैकेट मिल गया। दोस्तों, 99 युआन वाला टैबलेट आ गया है। चलिए साथ मिलकर इसे अनबॉक्स करते हैं। जब भाईजाई ने डिब्बा खोला तो Z1 टैबलेट उनके सामने था, सिल्वर मेटेलिक फिनिश के साथ। कैमरा भी काफी कायदे से फिट किया गया था। बनावट तो हैरान कर देने वाली थी, लेकिन इसका वजन वाकई में बहुत ज्यादा था। यह एक साथ 2 टैबलेट पकड़ने जैसा भारी था। इस टैबलेट में कुछ तो बात है। 1 घंटे तक इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने इसे हर तरह से परख लिया। इसके फायदे और नुकसान साफ नजर आ रहे थे। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी कीमत थी। हल्के फुल्के इस्तेमाल के लिए ये किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कमियां भी बहुत सारी थीं। स्क्रीन की क्वालिटी खराब थी, यह मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता और न ही भारी एप्स या गेम्स चला सकता है। आवाज बहुत ही बेकार थी और बैटरी लाइफ तो उससे भी बदतर थी। उन्हें इस्तेमाल करते हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था कि बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई। ऊपर से इसका ईंट जैसा वजन और पोर्टेबिलिटी की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। इसका चार्जिंग पोर्ट भी बहुत पुराना था। यह किसी और केबल के साथ काम नहीं करता था। जाई ने अपना ईमानदार रिव्यू दिया। मुझे लगता है कि यह टैबलेट सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें बहुत कम बजट में काम चलाना है। हल्की फुल्की चीजों के लिए यह एक अच्छा सौदा है। यहां तक कि इसे मेज पर रखकर यह घड़ी की तरह तो काम कर ही सकता है। अगर इससे ज्यादा उम्मीद है तो भूल जाइए। यह टैबलेट आपको अपने फैसलों पर पछताने पर मजबूर कर देगा। लेकिन चीन के दूसरी ओर 2 दिन बाद पैकेट 10 मील गांव पहुंच गया। महामारी की वजह से ऑनलाइन क्लास की जरूरत थी। एक गरीब परिवार की जियान शाओ ने अपनी बेटी के लिए बाइट Z1 खरीदा था। गांव के मुखिया जियान फुगुएट जियान शाओ के घर आए। वह चाइना मोबाइल के स्थानीय एजेंट का काम भी करते हैं। चाहे फोन रिचार्ज करना हो या ब्रॉडबैंड लगवाना, वह सब संभाल लेते हैं। मुखिया जियान फुगुएट ने पावर लाइन से एक नेटवर्क केबल खींची और घर के अंदर जोड़ दी। फिर उन्होंने मॉडेम कनेक्ट किया। उन्होंने एक सिम कार्ड भी डाल दिया। कॉल्स बहुत सस्ती थीं। आजकल मॉडेम में इनबिल्ट वाईफाई आने लगा है। ऑन करते ही इंटरनेट चालू हो गया। कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं थी। इसके साथ ही जियान शाओ के घर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सारी जरूरी चीजें तैयार हो गईं। अब बारी थी Z1 टैबलेट के ऑनलाइन क्लास की काबिलियत को परखने की। क्या इंटरनेट चल रहा है? मुखिया जियान फुगुएट ने पूछा। शाओ ने टैबलेट खोलकर कुछ वीडियो चलाकर देखे। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। वह इसके लिए अप्लाई करने वाला है। इस तरह वह अपनी ऑनलाइन क्लास ले सकेगा। जियान फुगुएट ने टैबलेट देखा और उन्हें यह काफी सही लगा। जब उन्हें पता चला कि यह सिर्फ 99 युआन का है तो वह हैरान रह गए। जियान फुगुएट ने टैबलेट हाथ में लिया और उसे देखा। वह उसे नीचे रख ही नहीं पा रहे थे। स्ट्रीमर्स की नजरों में इस टैबलेट में भले ही ढेरों कमियां रही हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लिए यह बिल्कुल सही था। तो जियान फुगुएट के जाने के बाद उसने Z1 टैबलेट की जानकारी अपने सोशल मीडिया पर डाल दी। मुखिया जियान फुगुएट काफी मिलनसार और सबकी मदद करने वाले इंसान थे, इसलिए आसपास के गांव और कस्बों के लगभग सभी लोगों ने उन्हें वीचैट पर जोड़ा हुआ था। अब कम से कम कुछ 100 लोगों ने उनकी पोस्ट देखी। मुखिया फुगुएट की सलाह पर हर कोई इसे खरीदना चाहता था। इसकी वजह से Z1 टैबलेट की बिक्री तेजी से बढ़ गई। जब मैं शेनज़ेन में दूर बैठकर पैकिंग में व्यस्त था, तभी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर नोटिफिकेशन देखा। उसमें लिखा था कि मेरा सारा स्टॉक बिक चुका है। मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने हर प्लेटफॉर्म पर 1000 यूनिट्स का स्टॉक रखा था, लेकिन पिंडुओडुओ प्लेटफॉर्म पर रखे 1000 यूनिट्स तो पहले ही बिक चुके थे। अब कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुके थे और अभी सिर्फ 5 ही दिन हुए थे। बिक्री की रफ्तार देखते हुए मेरा अंदाजा था कि अगले 1-2 दिन में पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। मैंने बाकी बचे स्टॉक को मैनेज किया और मुख्य सेल्स प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान लगाया। मैंने पिंडुओडुओ प्लेटफॉर्म पर और भी यूनिट्स लिस्ट कर दिए ताकि जितनी जल्दी हो सके पूरा स्टॉक निकाल सकूं। तभी वर्कशॉप डायरेक्टर अंकल सोंगदे मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में टैबलेट्स के लिए अब कोई रॉ मटेरियल नहीं बचा है। क्या हमें एक और खेप का ऑर्डर देना चाहिए? आखिरकार हम रोजाना कम से कम 1000 यूनिट्स तो बेच ही रहे थे। मुझे लगा अंकल सोंगदे सही कह रहे हैं। बिक्री के मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से जल्द ही हमारा सारा स्टॉक खत्म होने वाला था। हमें एक और बड़ी खेप तैयार करने की जरूरत थी। कम से कम कहें तो हम हजारों यूनिट्स और बना सकते थे, इससे पहले कि Z1 टैबलेट बाजार की मांग को पूरा कर पाता। तो तुमने फिर से उन सप्लायर्स को फोन करना शुरू किया। और मैं तुम्हें बता दूं, जो इन्वेंट्री पार्ट्स हमें चाहिए थे वो सालों से पड़े हुए थे। वे उन सबको मुझे बेचने के लिए बहुत उत्सुक थे। भले ही एक सप्लायर का स्टॉक खत्म हो जाता तो मैं उनके कॉम्पिटिटर से स्टॉक ले सकता था, लेकिन टैबलेट की केसिंग मिलना थोड़ा मुश्किल था। मैंने पिछला सारा स्टॉक पहले ही खरीद लिया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को ढूंढ लिया और उनसे एक बैच बनवा लिया, क्योंकि उनके पास अभी भी पुराने सांचे मौजूद थे।
इससे डिजाइन और सांचों की लागत भी बच गई। नई केसिंग कस्टमाइज करने के मुकाबले यह काफी सस्ता पड़ा। हालांकि पुरानी स्टॉक केसिंग के मुकाबले इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन तुमने एक साथ 50,000 यूनिट्स का ऑर्डर देने का फैसला किया, इसलिए लागत में सिर्फ कुछ युआन का ही फर्क पड़ा। यह अभी भी स्वीकार्य था। भले ही केसिंग की कीमत बढ़ गई, पर तुम्हारा दाम बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार यह Z1 टैबलेट एक कल्याणकारी उत्पाद माना जाता है। आम जनता के भले के लिए थोड़ा कम कमाना ठीक है, अच्छी साख बनाना ही मुख्य है। पैसे बाद में कमा लेंगे। इसके अलावा नई बनी केसिंग में कुछ फायदे भी थे। वो ये कि इसमें अब रंग के ज्यादा विकल्प मौजूद थे। अब इसमें पिंक, गोल्ड, रिच गोल्ड और ब्राइट सिल्वर भी थे। साथ ही पारंपरिक काले और सफेद रंग तो थे ही। कुल मिलाकर 5 रंगों के विकल्प, हर रंग के 10-10 हजार यूनिट्स। इससे उत्पाद का लुक और भी बेहतर हो गया। तो रॉ मटेरियल्स का इंतजाम हो गया। मैंने सेल्स से आए पैसों का इस्तेमाल मटेरियल खरीदने में किया। इस बार मैंने 50,000 प्रोडक्शन पार्ट्स का ऑर्डर दिया। इसके साथ मैं और लोगों को काम पर रखूंगा और विस्तार करूंगा। लगभग कुछ हजार टैबलेट रोजाना। लगभग 10 दिनों में मैं सारी प्रोडक्शन जरूरतों को पूरा कर सकूंगा। शायद यह बिक्री की रफ्तार के साथ कदम मिला पाएगा। जैसे ही Z1 टैबलेट्स की पहली खेप बिकी, असल में देश भर में इसकी थोड़ी कमी हो गई, लेकिन तुमने स्टोर पर पहले ही प्री ऑर्डर सेट कर दिए थे। पहली खेप लगभग 3 दिनों में भेज दी जाएगी। प्री ऑर्डर यूनिट्स आधे महीने के भीतर भेज दिए जाएंगे। यह अस्थायी रूप से ग्राहकों की मांग को पूरा कर रहा था। मैंने फिर सुपर फैक्ट्री सिस्टम रेटिंग देखी। फिलहाल Z1 टैबलेट की रेटिंग 88.9% पॉजिटिव है। बिक्री और राजस्व के आधार पर मुझे 5 पॉइंट्स मिले हैं। यह तो बहुत धीरे धीरे जमा हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि मैं नए ब्लूप्रिंट्स के बदले क्या हासिल कर सकता हूं। मैंने पाया कि 5 पॉइंट्स में केवल कुछ साल पुराने आउटडेटेड ब्लूप्रिंट्स ही मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के ब्लूप्रिंट्स बिल्कुल बेकार। कुछ काम की चीज पाने के लिए मुझे कम से कम 2 अंकों में पॉइंट्स चाहिए, लेकिन सिस्टम में लॉटरी का विकल्प भी था। लॉटरी के 3 स्तर थे। सामान्य ब्लूप्रिंट की एक ड्रॉ के लिए 5 पॉइंट्स, एक रेयर ब्लूप्रिंट ड्रॉ करने के लिए 50 पॉइंट्स, एक गोल्ड ब्लूप्रिंट के लिए 500 पॉइंट्स। तो मैंने सिस्टम से पूछा, इन सामान्य ब्लूप्रिंट्स में कुछ अच्छा मिलने की क्या संभावना है? सिस्टम का जवाब बहुत छोटा था। ज्यादातर सालों पुराने अप्रचलित ब्लूप्रिंट्स, जैसे कि Xiaomi Mi 6 फोन, सोनी फिल्म कैमरा वगैरह। मुझे लगा जैसे मेरे माथे पर काली रेखाओं की कतार लग गई हो। ये सिर्फ आउटडेटेड ब्लूप्रिंट्स नहीं है, मुझे इन्हें एंटीक ब्लूप्रिंट्स कहना चाहिए। तो पॉइंट्स बर्बाद नहीं करने हैं। जब Z1 टैबलेट बिक जाएगा, मैं पॉइंट्स बचाकर काम के नए ब्लूप्रिंट लूंगा, जबकि नया टैबलेट जोरों पर बन रहा था। बाइट Z1 टैबलेट को लेकर ऑनलाइन चर्चाएं गर्म होने लगी। फेमस स्ट्रीमर जेगा के अनबॉक्स करने के बाद 99 युआन के इस घटिया टैबलेट के मजाक पूरे इंटरनेट पर छा गए। आखिरकार सेकंड हैंड बाजार में भी आपको 99 युआन में टैबलेट शायद ही मिलता है। एकदम नया तो छोड़ ही दीजिए। काफी नेटिजन्स ने इसे टेस्ट करने के लिए Z1 टैबलेट खरीदा। उन्हें और भी कमियां मिली, जैसे कुछ पॉपुलर एंड्रॉयड गेम्स का न चल पाना, और अगर ज्यादा ऐप्स खोल लो तो टैबलेट लैग करने लगता। कुल मिलाकर यह एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकता था, यानी एक वक्त पर एक ही प्रोग्राम। कुछ नेटिजन्स ने Z1 टैबलेट के कंपोनेंट्स ढूंढे तो पता चला कि वे सब कुछ साल पहले पॉपुलर थे। इतना साबित करने के लिए काफी था कि यह सच है। उसके बाद बाइट Z1 टैबलेट को ई-वेस्ट का लेबल दे दिया गया। तभी किसी ने मैन्युफैक्चरर बाइट इलेक्ट्रॉनिक्स को खंगाल लिया। नाम सुनकर कई नेटिजन्स को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। एक नॉक ऑफ फैक्ट्री को इतना भारी भरकम नाम कैसे मिल गया? क्या यह सबसे कूल नाम देकर सबसे घटिया प्रोडक्ट बनाने वाला मामला था? एक बाइट तो स्पेस फाइटर जेट था और दूसरा बाइट कचरा बनाता है। बस उस फैक्ट्री का नाम ही नेटिजन्स के मजाक का केंद्र बन गया। जल्द ही नेटिजन्स को कुछ अजीब लगा। कई शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर बाइट इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनलाइन स्टोर पर कुल बिक्री करीब 5,000 यूनिट्स थी। यह अविश्वसनीय था। बस कुछ ही दिनों में 5,000 से ज्यादा Z1 टैबलेट बिक गए। सभी प्लेटफॉर्म्स के स्टोर का स्टॉक खत्म हो चुका था। बिक्री के आंकड़ों के हिसाब से यह बेस्ट सेलिंग टैबलेट है। अगर रोजाना बिक्री के चैंपियन की बात करें तो शायद आईपैड भी इसे नहीं हरा पाएगा। पर रिव्यूज देखकर नेटिजन्स फिर सन्न रह गए, क्योंकि अप्रूवल रेटिंग 88% से ज्यादा थी। पॉजिटिव रिव्यू का आंकड़ा तो और भी बेतुका था, 100% पॉजिटिव रिव्यूज। यह तो वैज्ञानिक रूप से असंभव है। लोगों ने जल्दी ही बाइट इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री की काबिलियत को खंगाला। पता चला कि यह सिर्फ एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप है, और वो भी लाखों के कर्ज में डूबी हुई। बंद होने के कगार पर अब नेटिजन्स को लगा कि उन्हें सच्चाई मिल गई है। सिर्फ कोई ऐसी बेकार कंपनी जो डूबने से पहले पैसा बटोरना चाहती हो, वही 99 युआन का ऐसा कूड़ा टैबलेट बना सकती है। जब से बाइट Z1 टैबलेट बाजार में आया, इंटरनेट पर नफरत फैल गई और इसे ई-वेस्ट कहा जाने लगा। मेरे पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाने में व्यस्त थी। ऑनलाइन स्टोर पूरी तरह से खाली हो चुका था। सिर्फ प्री ऑर्डर खुले थे। लेकिन बुरी पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी ही होती है। लाई शुहांग नाम के एक टेक ब्लॉगर ने सबसे पहले इसका रिव्यू करने का फैसला किया।
उसने इसे सेकेंड हैंड साइट से 199 युआन में खरीदा। सबसे पहली बात, नया टैबलेट तो सिर्फ 99 युआन का है। उसने एक टीयर डाउन वीडियो रिकॉर्ड किया। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बाइट Z1 टैबलेट को खोलकर दिखाऊंगा जो पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। मैंने इस यूनिट के लिए भारी 199 युआन चुकाए हैं। उसने इसे अलग करते हुए कमेंट्री की। सब कहते हैं कि यह टैबलेट 10 साल पुराना लगता है। हम इसकी असली शक्ल देखने वाले हैं। शुरू में उसका लहजा रिलैक्स्ड था। खोलने के बाद उसने छोटी बैटरी और एक पुराना प्रोसेसर देखा। तीसरे दर्जे के ब्रांड की 2000 मिली एम्पियर आवर्स वाली बैटरी। यह काफी लो एंड प्रोडक्ट है। इसे खरीदने पर कुछ दर्जन युआन ही लगते हैं, बिल्कुल कौड़ियों के भाव। कोई हैरानी नहीं कि हर कोई कहता है कि बैटरी लाइफ बहुत कम है। प्रोसेसर पक्का सालों पुरानी मीडिया टेक चिप है, शायद पुराना स्टॉक जिसे कहीं से खोदकर निकाला गया है। लेकिन जैसे जैसे उसने उसे खोलना शुरू किया, उसका लहजा बदल गया। इस टैबलेट का डिजाइन वाकई बहुत चतुर है। इसमें इस्तेमाल तकनीक कुछ साल पुरानी तो बिल्कुल नहीं है। ये लेटेस्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है। अजीब है, बहुत अजीब। ये सर्किट डिजाइन प्लान ही सब साफ कर रहा है। ये टैबलेट पक्का कुछ साल पुराना कोई बचा हुआ स्टॉक नहीं है। इसके बजाय ये बिल्कुल नया डिजाइन किया हुआ सर्किट बोर्ड है, जिसे बस पुराने खरीदे हुए कंपोनेंट से तैयार किया गया है। एक बेहद सस्ता टैबलेट। मैंने उसका वीडियो फुटेज देखा, अंदर से बिल्कुल शांत होकर उसने इसे पकड़ लिया। धत तेरी, ये तो वाकई शानदार है। इसका डिजाइन काफी चतुर है। भले ही ये एक सस्ता टैबलेट है, लेकिन इसकी बनावट काफी मजबूत है। इसमें लापरवाही का एक निशान तक नहीं है। उसने कैमरे पर अपना फैसला सुनाया। सच कहें तो ये टैबलेट भले ही सस्ता हो, पर इसकी कारीगरी एकदम बढ़िया है। मैं दावे से कह सकता हूं कि ये टैबलेट बिना किसी दिक्कत के 3-4 साल चलेगा। आखिर में उसने इसकी लागत का हिसाब लगाया। मेरा अंदाजा है कि बिडे Z1 टैबलेट की कीमत 99 युआन ही रही होगी। वे इन्हें बेचकर मुनाफा नहीं कमा रहे, बस अपनी ब्रांड पहचान बनाना चाह रहे हैं। उसका वीडियो लाइव हो गया और व्यूज आसमान छूने लगे, लेकिन नेटिजन्स का मजाक और भी तेज हो गया। उन्होंने उसे भी भला बुरा कहा। इंटरनेट कितना जहरीला है। फिर भी दूसरी तरफ, जहां मैं देख नहीं सकता था, अनगिनत ग्रामीण इलाकों में स्थिति बिल्कुल अलग थी। पड़ोसी ने 99 युआन में एक टैबलेट खरीदा और ये फुल वॉल्यूम पर ओपेरा चला सकता था, फिल्में दिखा सकता था, यहां तक कि वीडियो कॉल भी। इसने दूसरे ग्रामीणों को बहुत ईर्ष्यालु बना दिया। 99 युआन के चावल के बोरे की कीमत में उन्हें एक आधुनिक कंप्यूटर मिल रहा था। उनके लिए ये एक अविश्वसनीय सौदा था। Z1 की परफॉर्मेंस जरूरत से कहीं ज्यादा थी। वे बड़े गेम्स नहीं खेलते, न ही भारी सॉफ्टवेयर यूज करते थे। बस कंप्यूटर शब्द ही बहुत हाई एंड लगता था। तो जिन लोगों ने नहीं खरीदा था, वे लिंक्स ढूंढने के लिए टूट पड़े। लेकिन पूरा इंटरनेट आउट ऑफ स्टॉक था। वे सिर्फ प्री ऑर्डर कर सकते थे। मैंने बैकएंड डेटा देखा। कुछ ही देर में 25,000 Z1 टैबलेट प्री ऑर्डर लिंक से बिक गए। बस देखते ही देखते ये सेल्स चैंपियन बन गया। ऑनलाइन चर्चा जारी रही, लेकिन मैं जानता था कि प्रोडक्ट उन लोगों तक पहुंच चुका है जिन्हें उनकी जरूरत थी। ऑनलाइन नफरत की आग फिर भड़क गई। किसी ने Z1 टैबलेट को तोड़ने का वीडियो रिकॉर्ड किया। वे मेरी फैक्ट्री को बंद करवाने की मांग कर रहे थे। वीडियो वायरल हो गया। अनगिनत लोग मेरे रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। 50,000 टैबलेट के दूसरे बैच के पार्ट्स के लिए हमने स्टील वर्कशॉप बदल दी है। ऑर्डर्स तेजी से आ रहे हैं। हमें हर एक सेकंड का सही इस्तेमाल करना है। प्रोडक्शन टेस्टिंग और शिपिंग वर्कशॉप के डायरेक्टर सोंग ने आकर कहा कि हम स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने अस्थायी वर्कर रखने का सुझाव दिया। मैंने हमारे 31 वर्करों की तरफ देखा। मैं जानता था कि फैक्ट्री को बढ़ाना ही होगा। मैंने ऑफिस को हायरिंग नोटिस डालने के लिए कह दिया, लेकिन एक खास शर्त के साथ, सिर्फ 35 साल और उससे ज्यादा उम्र के नियमित वर्कर ही रखे जाएंगे। वे फुल सोशल इंश्योरेंस और हाउसिंग फंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ये वो बात थी जिस पर मेरे पिता ने मुझे सिखाते हुए जोर दिया था। आजकल बहुत सी फैक्ट्रियां 35 की उम्र में लोगों को नौकरी से निकाल देती हैं। ये अमानवीय है। इन अधेड़ उम्र के लोगों को परिवार चलाना होता है। नौकरी चली जाती है और उनकी दुनिया बिखर जाती है। वे अपनी नौकरी की ज्यादा कदर करते हैं और वे ज्यादा समर्पित होते हैं। इसके अलावा हमारी फैक्ट्री का काम बहुत भारी मेहनत का नहीं है। दोनों पक्षों के लिए यही सबसे अच्छा विकल्प है। हायरिंग में पैसा लगता है। खुशकिस्मती से टैबलेट के पहले बैच ने 50,000 से ज्यादा का मुनाफा कमाया। ये फिलहाल वेतन और प्रोडक्शन के खर्च के लिए काफी है। मैंने अपने सप्लायर्स से वादा किया कि मैं 2 महीने के भीतर पुराने कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा। उन्होंने बिक्री का डेटा देखा। वे सप्लाई जारी रखने के लिए तैयार हो गए। मुझे पैसे कमाने की रफ्तार बढ़ानी होगी। महीने के अंत में वेतन देना एक चुनौती है। Z1 टैबलेट और नए प्रोडक्ट को टिके रहना होगा। जब मैं प्रोडक्शन लाइन में डूबा था, मैं जानता था कि ऑनलाइन एक और तूफान उठ रहा है। ब्रदर जैज नाम के उस स्ट्रीमर ने फिर से Z1 पर लाइव स्ट्रीम शुरू की। उसका अनबॉक्सिंग वीडियो पिछली बार बहुत हिट हुआ था। अब नेटिजन्स ने उसे बताया कि पुराने Z1 भी 199 तक पहुंच गए हैं। टैबलेट की कीमत बढ़ रही है। फैक्ट्री कुछ ज्यादा ही इतरा रही है। उसने जांच की।
उसे पता चला कि सरकारी कीमत अब भी 99 ही है, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक है। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये टैबलेट वैसे भी बस एक खिलौना ही है, बस मजे करने के लिए एक खरीद लो। कोई असल में ये तो नहीं सोचता कि अच्छा है ना? लेकिन जब उसने हजारों की मासिक बिक्री का आंकड़ा देखा तो उसका चेहरा बदल गया। ये नामुमकिन है। क्या ये टैबलेट फेक ट्रैफिक खरीद रहा है? कमेंट करने वालों ने मजाक उड़ाया। पक्का नंबर फेक है। अगर ये टैबलेट एक हफ्ते में 10,000 यूनिट्स बेच सकता है तो मैं लाइव गंदगी खाऊंगा कसम से। ऐसी घिनौनी बात मत करो। उसने अपने पास मौजूद Z1 टैबलेट से छुटकारा पाने का फैसला किया था। वह एक अच्छा काम करने बाहर निकला, टैबलेट को दान में देना। उसने पड़ोस के 2 बच्चों से पूछा। उनकी मां ने उन्हें अजनबियों से तोहफे न लेने के लिए कहा था। बच्चे भाग गए। उसने फिर एक स्टाइलिश युवा लड़के से पूछा, क्या ये सस्ता घटिया टैबलेट? नहीं शुक्रिया, मैं सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट यूज करता हूं। लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने उसका मजाक उड़ाया। देखा मुफ्त में भी नहीं बट रहा। तभी उसने कबाड़ वाले को चिल्लाते हुए सुना, डेड फोन, पुराने फोन, यहां तक कि चालू न होने वाले फोन भी, उनके बदले स्टील की वॉश बेसिन ले जाओ। जिया ने 3 पहिया गाड़ी वाले उस बूढ़े व्यक्ति की ओर कदम बढ़ाया। मेरे पास यहाँ एक टैबलेट है, तुम इसे लोगे? जरूर, मैं ले लूंगा। क्या ये चालू होता है? हाँ, ये ऑन होता है। ये बिल्कुल ठीक काम करता है। तो मैं तुम्हें एक मीडियम साइज की वॉश बेसिन दे सकता हूं। जिया ने Z1 टैबलेट को एक वॉश बेसिन के बदले ट्रेड कर दिया। ठीक है, आखिरकार ये टैबलेट किसी काम तो आया। दर्शकों ने उस पर हंसा, कहा कि उसे बस इसे शेन्यू पर लिस्ट कर देना चाहिए था, लेकिन इसने उन्हें और पक्का कर दिया। सर्कुलेशन में 2 फ्यूज 1 यूनिट्स हैं, इसीलिए सेकंड हैंड कीमत बढ़ी हुई है। वो 10,000 से ज्यादा का सेल्स फिगर पक्का फेक है। जेफ को लगा कि उसे कुछ करना होगा। उसने लाइव स्ट्रीम पर घोषणा की, फेक ऑर्डर्स के जरिए इस तरह के सस्ते टैबलेट का डंपिंग नॉर्मल मार्केट को बिगाड़ता है। Z1 खरीदना बिल्कुल आपराधिक है। कुछ ही दिनों में मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस तरह के घटिया इलेक्ट्रॉनिक्स की आलोचना करते हुए। उसके इस फैसले को दर्शकों का खूब समर्थन मिला। उनके दिलों में Z1 टैबलेट पहले से ही पूरी तरह से बेकार है। वे कभी नहीं जानेंगे, और न ही उन्हें परवाह है, कि इस समय उत्तर पश्चिम के शर्ली गांव में जीन नाम का एक परिवार खुशी से झूम रहा है। एक Z1 टैबलेट की वजह से शाह के पास आखिरकार अपना खुद का टैबलेट है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए अब क्लासमेट के घर लंबी पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। जीन शाओ इसे घर के बुजुर्गों को ओपेरा सुनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अपनी बेटी और उस बूढ़े को खुश देख उसका मन भर आता है। वह धन्यवाद देने के लिए जीन दजाओ के पास जाती है। जीन दजाओ कहता है, ये तो आसान है, बस उसे एक अच्छा रिव्यू समीक्षा दे दो। जीन शाओ उत्सुकता से पूछती है कि अच्छा रिव्यू क्या होता है। जीन दजाओ कहता है, जैसे आप कुछ खरीदते हैं, अगर दुकानदार अच्छा हो तो दरवाजे पर तारीफ लिख दें ताकि आगे आने वाले ग्राहक भी उसे देख सकें। तो मैं उसे एक अच्छा रिव्यू दूंगी। जीन शाओ ये कहकर किसी से मदद मांगती है। उसे नहीं पता कि ऑनलाइन स्टोर पर मैसेज और फोटो कैसे पोस्ट करते हैं। यह तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे टैबलेट का दूसरा बैच निकला, हजारों कमेंट्स आने लगे, जिनमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखती थी। 3 दिन बाद शेनजेन के स्ट्रीमर भाई जिया ने हमेशा की तरह सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स की पोल खोलने वाला शो शुरू किया। उसने निशाना पहले से तय कर रखा था। सबसे पहले बाइट Z8। दोस्तों, ये सस्ते दिखते हैं पर खरीदना मत, क्वालिटी घटिया है, जल्दी टूट जाते हैं, और ये तो सबसे छोटी बात है, इनमें से कई चीजें सुरक्षा के लिए खतरा हैं। आज हम बाजार में मौजूद सभी नकली इलेक्ट्रॉनिक्स की धज्जियां उड़ाएंगे ताकि आप जान सको कि क्या नहीं खरीदना। लाइव चैट जोश से भरी थी। भाई जिया ने तुरंत Z टैबलेट के स्टोर पेज पर क्लिक किया। देखिए, नो में मुफ्त शिपिंग के साथ है, पर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। 10,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। सस्ते दाम के झांसे में मत आना। इसे खरीदोगे तो मेरी तरह पछताओगे। ये बस स्टील के बर्तनों के बदले ही इस्तेमाल हो सकता है। चैट बॉक्स हंसी से गूंज उठा। हा हा। फिर उसने नेगेटिव कमेंट्स दिखाने के लिए प्रोडक्ट रिव्यूज पर क्लिक किया। इन रिव्यूज को देखो, पर उसके शब्द हलक में ही फंस गए। पहली फोटो जीन शाओ ने पोस्ट की थी। घर का हाल खस्ता था, दीवारें टूटी थीं, बस एक बल्ब लटक रहा था, पर टैबलेट पकड़े छोटी बच्ची खिलखिला रही थी। बिस्तर पर लेटा एक बुजुर्ग टीवी देख रहा था, जिसके मुंह में सिर्फ 2 दांत थे। जीन शाओ बाहर खड़ी थी, अंडे की टोकरी के पास, जो उसे फैक्ट्री भेजना था। भाई जिया खामोश हो गया। लाइव चैट के कमेंट्स भी कम हो गए। उसने नीचे स्क्रॉल किया और दूसरी फोटो देखी। एक बिस्तर पर पड़ी महिला, जिसके पैर नहीं थे, टैबलेट पर ड्रामा देख रही थी। घर में बस एक पुराना रेडियो ही था। फिर तीसरी फोटो, बच्चों का एक समूह फटी हुई टी-शर्ट पहने हुए, किसी के जूते फटे थे। वे सब घेरा बनाकर Z टैबलेट पर कार्टून देख रहे थे। रिव्यू देने वाले बुजुर्ग ने लिखा, यह उन्हें पुराने दिनों की याद दिलाता है जब पूरा गांव मिलकर एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखता था। नीचे सैकड़ों पॉजिटिव रिव्यूज थे, ज्यादातर सादे और सीधे शब्दों में। कुछ में तो वर्तनी की गलतियां भी थीं। ये सुदूर पहाड़ों से थे। इक्का दुक्का नेगेटिव कमेंट्स तो बस शहर के टेक शौकीनों के थे। भाई जिया की उंगलियां थोड़ी कांपने लगी। लाइव स्ट्रीम में सन्नाटा पसर गया। बहुत से लोगों ने पहली बार इतनी स्पष्टता से कुछ देखा था।
उनकी नजर से दूर एक बड़ा वर्ग संघर्ष कर रहा था, जो ननोई के टैबलेट में ही अपनी खुशी ढूंढ रहा था। क्या जेडवान टैबलेट को लेकर उनकी राय गलत थी? यह ख्याल पहली बार जिया के मन में आया, और शायद स्ट्रीम देख रहे हजारों दर्शकों के दिल में भी। पर मैं झोयांग अभी भी फैक्ट्री में काम में जुटा था। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या बदलाव हो रहे थे। भाई जिया की लाइव स्ट्रीम में ग्राहकों की उन तस्वीरों ने सन्नाटा कर दिया था। वो तस्वीरें और वो शब्द। शहर में रहने वाले लोगों को पहली बार असल जरूरतें दिख रही थीं। उनकी नजर में 2-3 हजार की कोई अहमियत नहीं थी, पर बहुत से लोगों के लिए यह एक बड़ी रकम है। जेडवाट टैबलेट इन लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करता है। जिया काफी देर तक चुप रहा। आखिरकार वह बोला, अपनी लापरवाही के लिए मैं माफी मांगता हूं। जेडा टैबलेट खराब नहीं है, क्योंकि अब तक कोई क्वालिटी शिकायत नहीं आई है। भले ही इसके फीचर्स कमजोर हैं, इसने पहाड़ी लोगों तक तकनीक पहुंचाई है। यह एक नेक काम है। चैट में अभी भी कुछ शक करने वाले थे, पर यह शो आगे नहीं चल सकता था। जिया ने माफी मांगी। जल्दी स्ट्रीम बंद करने की चर्चा तेजी से फैल गई और कम आय वाले वर्ग पर बहस छिड़ गई, और मुझे तो इसका पता तक नहीं था। मैं तो फैक्ट्री में हिसाब किताब सुन रहा था। टैबलेट के दूसरे बैच की ज्यादातर पेमेंट आ चुकी थी। 5,000 यूनिट्स बिक चुकी थीं। करीब 5 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ। यह पैसा सही वक्त पर आया था। इस महीने की पगार निकल जाएगी और कर्ज का बोझ भी थोड़ा कम होगा। वर्कर कह रहे थे कि हमारा युवा मालिक वाकई काबिल है। अकाउंटेंट के जाने के बाद मैंने सिस्टम चेक किया। इस बार जेड1 टैबलेट की 5,000 यूनिट्स बिकी थीं। 80% संतुष्टि दर इनाम की गणना हो रही है। सिस्टम नोटिफिकेशन, इस बार प्रदर्शन बेहतरीन रहा। इनाम, एक ऑटोमेटेड पार्ट्स प्रोडक्शन लाइन। कुल जमा पॉइंट्स। सारूस, मेरा दिल उत्साह से भर गया। स्क्रू और वॉशर जैसे बेसिक पुर्जों की यह लाइन बहुत कीमती है। इससे हम लागत और कम कर सकेंगे। वर्कशॉप सुपरवाइजर अंकल सोंगड़ा नई मशीनें देखकर झूम उठे। युवा मालिक के पास वाकई हुनर है। हमारी फैक्ट्री अब रफ्तार पकड़ेगी। मैं मुस्कुराया। इस सिस्टम के साथ मुझे यकीन है कि मैं फैक्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। कस्टमर सर्विस टीम बनने से पहले मैं खुद ही कस्टमर रिव्यूज का जवाब दे रहा था। ढेर सारे पॉजिटिव रिव्यूज देख मैंने ज्यादातर को रटा रटाया जवाब दिया, पर कुछ कमेंट्स नजरअंदाज करना नामुमकिन था, जैसे टॉप पर वाला, उत्तर पश्चिम के पहाड़ी इलाके से खरीदार का रिव्यू। सोच समझकर मैंने गंभीर जवाब दिया, खुशी है कि हमारे प्रोडक्ट ने आपको अच्छा अनुभव दिया। हम और बेहतर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते रहेंगे। कमेंट्स पढ़ते हुए मैंने देखा कि कई ग्रामीण ग्राहक एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या बाइट के पास सस्ते टीवी भी हैं? उन्हें टैबलेट की स्क्रीन छोटी लग रही थी। बुजुर्गों को देखने में दिक्कत होती है। तभी मुझे एक विचार आया, लोगों की जरूरत ही मेरा लक्ष्य है। अगला प्रोडक्ट टीवी होगा। इस साल वर्ल्ड कप का साल है। बहुत से लोगों को मैच देखने हैं। मैंने तुरंत सिस्टम शॉप खोली और टीवी के ढेरों ब्लूप्रिंट्स में खोज शुरू कर दी। मेरा लक्ष्य अब भी सबसे कम कीमत ही थी, ऐसी चीज जो पहाड़ों के लोग भी खरीद सकें। मेरे पास सिर्फ 50 पॉइंट्स थे। मुझे अपना बजट बहुत सावधानी से बनाना था। आखिरकार मैंने सेल में चल रहे एक लोकप्रिय मॉडल को चुना। साइज न तो बहुत बड़ा हो सकता था, क्योंकि उससे लागत बढ़ जाती, लेकिन वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए था, वरना बुजुर्गों को साफ दिखाई नहीं देता। 55 इंच एक सही विकल्प लग रहा था। साइज तय करने के बाद अगला कदम उस साइज के लिए सबसे अच्छा ब्लूप्रिंट चुनना था। फिर यह देखना था कि लागत को कम से कम कैसे किया जाए। मैंने सोनी XR 500 टीवी का ब्लूप्रिंट चुना। इसे पाने के लिए 40 पॉइंट्स खर्च किए। सिस्टम ने तुरंत एक नया मिशन दे दिया। जनता की पुकार को समझते हुए एक अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण मिशन जोड़ा गया। ऐसा टीवी बनाएं जिसकी रेटिंग 96% से ऊपर हो और मासिक बिक्री 50,000 यूनिट से ज्यादा होनी चाहिए। मिशन पूरा करने पर एक दुर्लभ ब्लूप्रिंट इनाम में मिलेगा। मेरा दिल उत्साह से भर गया। इनाम बहुत लुभावना था, लेकिन महीने में 50,000 यूनिट बेचना कोई छोटी बात नहीं थी। मैंने प्लेटफॉर्म पर सेल्स रैंकिंग चेक की। सबसे ज्यादा बिकने वाला 4K टीवी भी मुश्किल से 10,000 यूनिट ही बिक पा रहा था। इसका जवाब साफ था, बहुत ही कम कीमत। जेड1 टैबलेट की तरह मैंने ब्लूप्रिंट में बदलाव करना शुरू कर दिया। मेरा मुख्य लक्ष्य लागत को काटना था। वो महंगी क्वाड लेयर स्क्रीन तो हटानी ही थी। मैंने एक पुराने सप्लायर को फोन किया। अंकल लू, 55 इंच की स्क्रीन कम से कम 700 युआन की आती है ना? इससे कम में काम नहीं चलेगा। अंकल लू ने कहा, इतनी कम कीमत पर तो नहीं होगा। मेरा लक्ष्य ऐसे उत्पाद बनाना है जो ग्रामीण ग्राहक खरीद सकें। 55 इंच से छोटी स्क्रीन का क्या? मुझे सबसे सस्ती चाहिए, लेकिन वो बहुत छोटी भी न हो। 32 इंच से बड़ी और ऐसी की आंखों पर जोर न पड़े। मैंने सबसे सस्ती स्क्रीन के लिए उन पर जोर दिया। मेरे पास कुछ है तो सही, पर मुझे डर है कि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अंकल लू, बताइए, मुझे जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? अंकल लू ने कहा, ये पुराने स्टॉक के पैनल हैं। 41 इंच एक अजीब साइज। 20,000 पीस पड़े हैं। 3 साल से यहीं रखे हैं। अगर तुम सब ले लो तो मैं कबाड़ के भाव दे दूंगा। 55 युआन प्रति पीस। कम से कम जगह तो खाली होगी। ये मेरे लिए एकदम सही है। अजीब साइज दूसरों के लिए मुसीबत है।
लेकिन सिस्टम की मदद से मैं बिना किसी खर्च के ब्लूप्रिंट बदल सकता हूँ। स्क्रीन तय हो गई, अब प्रोसेसर की बारी है। हाई एंड स्नैपड्रैगन तो बजट से बाहर है। मैंने बहुत कम लागत वाली मीडियाटेक की पुरानी चिप चुनी। मेमोरी कम कर दी गई, स्टीरियो हटा दिया और HDMI पोर्ट्स भी सस्ते वाले कर दिए। लेकिन मैंने जानबूझकर पुराने AV पोर्ट्स रखे और एक USB पोर्ट भी जोड़ दिया। यह सब मैंने Z1 टैबलेट से सीखा था। सभी डिजाइन्स फाइनल होने के बाद मैंने कन्फर्म पर क्लिक किया और सिस्टम ने सुपर फैक्ट्री सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया। ब्लूप्रिंट ऑप्टिमाइज हो रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन सफल रहा। लकी क्रिटिकल हिट ट्रिगर हो गया। बोनस इनाम, शेल मोल्डिंग डाई। मैं खुशी से हैरान रह गया। यह डाई बहुत समय और शुरुआती लागत बचा सकती है। सही समय पर मिली है। नए ब्लूप्रिंट फाइनल हो गए। मैंने तुरंत मैन्युफैक्चरर से शेल बनाने को कहा और अंकल लू के पास बाकी पार्ट्स के सैंपल चेक करने निकल गया। समय कम है। मुझे पहाड़ी इलाकों के लिए यह टीवी जल्द से जल्द बनाना होगा। टीवी का डिजाइन फाइनल करने के बाद मैं पार्ट्स चुनने के लिए सप्लायर अंकल लू की कंपनी गया। शाओजो, ये रहे सारे सैंपल, तुम खुद देख लो। अंकल लू ने सेल्स पर्सन से पार्ट्स बाहर मंगवाए। मैंने सिस्टम के इंस्पेक्शन फीचर का इस्तेमाल किया ताकि ढेर सारे सैंपल्स में से बेस्ट क्वालिटी और सही कीमत वाले पार्ट्स चुन सकूं। सब एक छोटी फैक्ट्री पंचा से थे। मैंने इन्हें चुन लिया। 50,000 सेट का ऑर्डर दे दिया। इतने सारे, लेकिन इस ब्रांड के पार्ट्स मेरे पास यहां सिर्फ 1,000 ही हैं। काफी नहीं होंगे, लू शाओजो ने कहा। तो जो स्टॉक में है फिलहाल वो तैयार करो। जरूरी पावर बोर्ड्स और बैकलाइट बोर्ड्स बड़ी मात्रा में चाहिए। मैंने सीधे पंचा फैक्ट्री से बात करने का फैसला किया। पैकेजिंग पर लिखे नंबर पर फोन किया। एक अधेड़ उम्र के मैनेजर ने फोन उठाया। मैंने सीधे अपनी बात कही। मुझे बड़ी मात्रा में पावर बोर्ड्स, बैकलाइट बोर्ड्स और दूसरे टीवी पार्ट्स चाहिए। आपको 50,000 सेट चाहिए, हम सप्लाई कर सकते हैं। उनकी आवाज में हैरानी और खुशी थी। उनकी फैक्ट्री बंद होने की कगार पर थी क्योंकि स्टॉक जमा हो गया था और कोई पहचान भी नहीं थी। यह ऑर्डर निश्चित रूप से उनके लिए नई उम्मीद की किरण था। मुझे कम से कम 50,000 सेट चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी की गारंटी होनी चाहिए और कीमत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या कर पाओगे? मैंने पूछा। क्या आप कर सकते हो? हम आपको सबसे कम कीमत दे सकते हैं, बशर्ते आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी स्थिर रहे, और मुझे ये लंबे समय के लिए चाहिए। मैंने उन्हें तुरंत काम शुरू करने को कहा। दोपहर में मैनेजर शिगवान शहर से सैंपल लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया। सैंपल चेक करने के बाद मैंने इस सप्लायर को फाइनल कर दिया। उन्हें ऑर्डर चाहिए थे, मुझे अच्छे और सस्ते पार्ट्स चाहिए थे, तो ये सौदा दोनों के लिए फायदेमंद था। कच्चा माल सुरक्षित हो गया। फैक्ट्री का दायरा भी बढ़ रहा था। 30 से ज्यादा नए कर्मचारी काम पर रख लिए गए थे। सब 35 साल से ऊपर के थे। हर कोई स्थिर नौकरी की अहमियत जानता था। मैंने टीवी असेंबली के ड्राइंग्स बांटे। पुराने कर्मचारियों से नए लोगों को जल्दी ट्रेनिंग दिलवाई। पीक प्रोडक्शन सीजन आने वाला है। तभी ऑफिस मैनेजर मां मुझसे मिलने आए। फैक्ट्री डायरेक्टर, जो मैंने आपके कहे अनुसार एक ग्राफिक डिजाइनर रख लिया है, एक युवा लड़की। क्या आप खुद मिलना चाहेंगे? मैं अभी आता हूं, मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत तो है ही। पुराने बड़े ऑफिस में मैं नई कर्मचारी जांग इशिंग से मिला। चश्मा पहने एक शर्मीली युवा लड़की। नमस्ते फैक्ट्री डायरेक्टर, उसने दबी आवाज में पुकारा। मैंने उसका रिज्यूमे देखा। तुमने हमारे शेंजेन आर्ट इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन की है? जी, झांग इशिंग ने जवाब दिया। ठीक है, अब यह काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। पहला टास्क, हमारे ऑनलाइन स्टोर पेज के लिए एक नए प्रोडक्ट का प्रीव्यू डिजाइन करो, 41 इंच वाले टीवी के लिए। मैंने जरूरतें बताई। इस नए प्रोडक्ट प्रीव्यू इमेज में नाम जरूर होना चाहिए और टीवी की एक फोटो भी लगा देना। रही बात कीमत की, तो बस एक लिखो और उसके आगे 2 प्रश्न चिन्ह डाल देना। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और काम में जुट गई। पूरा होने पर मुझे डिजाइन दिखाना। अगर वो ठीक रहा तो इसे ऑनलाइन स्टोर पर पोस्ट करने में मदद करना। एक असिस्टेंट होने से मैं प्रोडक्शन और कॉस्ट अकाउंटिंग पर बेहतर ध्यान दे पाऊंगा। मैंने हर टीवी की लागत को ध्यान से कैलकुलेट किया। सबसे महंगा पार्ट है स्क्रीन, 55 युआन की। बाकी पार्ट्स की कीमत कुछ युआन से लेकर 10 युआन से ऊपर तक है। कुल लागत 101 युआन आई। मैं इस लागत नियंत्रण से संतुष्ट था। तो अब बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए? मैंने आंखें बंद की और सोचा। कीमत ऐसी होनी चाहिए जो बाजार पर छा जाए। बाजार में सबसे सस्ता 32 इंच वाला नया टीवी 49 युआन का है, लेकिन मेरा टीवी 41 इंच का है। आखिरकार मैंने एक फैसला ले ही लिया। इसे 148 युआन में बेचेंगे। यह कीमत लो एंड मार्केट में बड़ी लहर लाने के लिए काफी है। दिन खत्म होने से पहले झांग इशिंग ने फोन करके बताया कि प्रमोशनल इमेज तैयार है। मैं भागकर ऑफिस गया, यह देखने के लिए कि यह नई ग्राफिक डिजाइनर वाकई क्या कर सकती है। मैंने झांग इशिंग द्वारा डिजाइन किया गया नया प्रोडक्ट प्रीव्यू देखा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। इस युवा कलाकार का डिजाइन वाकई बहुत ताजा है। टीवी स्क्रीन पर एक चमकदार और रंगीन इमेज दिखाई दे रही है। बढ़िया है। ठीक है, इसे ही फाइनल करते हैं, मैंने आदेश दे दिया। तो फैक्ट्री मैनेजर झो, हम यह टीवी किस कीमत पर बेचेंगे? मुझे समय से पहले सही प्रमोशनल इमेज तैयार करनी होगी। झांग इशिंग ने पूछा।
मैंने बताया तो वो अविश्वास में पलके झपकाते हुए बोली कि एक